तो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट जीन पियाजे's कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ओके, तो जीन पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसको हम लोग मेंटल डेवलपमेंट थ्योरी भी बोल सकते हैं और उसको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्योरी भी बोल सकते हैं। तो जीन पियाजे की जो एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, उन्होंने बच्चे की विकास मतलब कि उनकी बुद्धि के विकास से के ऊपर उन्होंने रिसर्च की थी। उनका मानना ये था कि जो बच्चे हैं वो मतलब उनका जो डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, वो उनकी स्टेजेस के हिसाब से होता है। मतलब वो हर एज में बच्चे की जो मेंटल डेवलपमेंट है वो सेम नहीं होता है। जैसा कि उन्होंने बताया अपनी थ्योरी में, उनसे पहले भी कुछ लोगों ने जो रिसर्च की है, जो हमारे पियाजे जी हैं, उनसे पहले जो लोगों ने रिसर्च की, उन्होंने बताया कि जो बच्चे हैं वो हमारे मिनी एडल्ट होते हैं। मिनी एडल्ट से क्या मतलब होता है? मिनी एडल्ट मतलब कि जो बच्चे होते हैं वो भले ही छोटे होते हैं लेकिन उनका दिमाग बड़ों के बराबर काम करता है। बड़ों के बराबर काम करने से मतलब कि वो मैच्योरिटी उनकी ज़रूर कम होती है लेकिन उनकी थिंकिंग पावर उनसे अलग होती है, लेकिन उनका जो दिमाग है वो बड़ों के और छोटों का बराबर होता है। यही वो पियाजे यहाँ पे बोलना चाहते हैं कि जो उनकी थिंकिंग है वो क्वालिटेटिव चेंज होती है लेकिन वो उनके डिफरेंट स्टेजेस के हिसाब से। ठीक है, तो हमारा ये जो है, इन्होंने पियाजे जो हैं उन्होंने इनकी 4 स्टेज में डिवाइड किया है। ठीक है, तो जो जीन पियाजे जी थे, जीन पियाजे जो स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं, यानी कि वो स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। उनका मानना ये था कि जो बच्चा होता है वो लिटिल साइंटिस्ट होता है। लिटिल साइंटिस्ट क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि जो बच्चा होता है वो छोटे से ही रिसर्च करना शुरू कर देता है। कोई भी उसको खिलौना मिला, उसने तोड़ फोड़ जोड़ करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो वो बच्चा क्या करता है, वो उसके जानने की इच्छुकता होती है, यानी कि क्यूरियोसिटी होती है जानने की। वो जानना चाहता है कि ये इसमें क्या है, इसमें क्या है। वो अपने आप में अलग रिसर्च करता है और अपने आप एक नई खोज करता रहता है। तो इसलिए उन्होंने बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट बोला है। और उनका ये भी मानना था कि जो बच्चा है उसके वो जो सीखता है वो अपने कुछ इन्वायरमेंट से सीखता है। जैसे कि उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, उनके पहला कॉन्सेप्ट था उनका एडेप्टेशन। एडेप्टेशन के अंदर ये आता है कि जो बच्चा है वो अपने इन्वायरमेंट के थ्रू सीखता है। ठीक है, बच्चा अपने इन्वायरमेंट के थ्रू सीखता है। जो भी जैसा भी इन्वायरमेंट मिलेगा वो उसको ग्रैब कर लेगा। अब एग्जांपल लेते हैं, गांव का बच्चा है वो गांव की तरह अपने आप को ढाल लेगा, शहर का बच्चा है वो शहर की तरह अपने आप को ढाल लेगा। तो ये जो है, ये उन्होंने बोला कि जो बच्चा जैसा उसको एनवायरनमेंट मिलेगा वो उसी तरह उसका डेवलपमेंट होगा। ठीक है, अब एडेप्टेशन के अंदर हमारे 2 प्रोसेस आते हैं, एक आता है एसिमिलेशन और एक आता है एक्यूमुलेशन, जिसको हम लोग अभी बाद में कवर करेंगे। पहले हम लोग करते हैं 4 स्टेजेस की बात। तो जो हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसके अंदर उन्होंने 4 स्टेजेस दी हैं, जिसमें पहली स्टेज है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि बर्थ से लेकर 2 साल तक रहती है। तो उन्होंने बताया कि बच्चा जो है लर्निंग थ्रू सेंसेस, सेंसरी मोटर स्टेज से ही पता चल रहा है उसके नाम से कि जो बच्चा है वो अपने सेंस के थ्रू लर्न करता है। सेंस के थ्रू मतलब जैसे उसको छू के अपनी मम्मी को पता कर लेगा। उसको उतनी मैच्योरिटी तो नहीं होती उसको, वो अपने सेंसेस से जानने की कोशिश करता है। और जो बच्चा होता है उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस से मतलब ये है कि बच्चा कोई चीज़ अगर देख लेता है ना, वो चीज़ वो भूलता नहीं है। जैसे कि बच्चों को आप मोबाइल देते हो खेलने के लिए, या कोई खिलौना देते हो, आपको जब मान लो खिलौना नहीं मिला तो आप अपना मोबाइल ही दे देते हो। और जब बच्चा ज़्यादा यूज़ कर लेता है तो आप उससे मोबाइल ले लेते हो, फिर बच्चा रोने लगता है लेकिन आप उसको छुपा के रख देते हो। लेकिन बच्चा जो है वो नहीं भूलता है, वो बच्चा वो मोबाइल को नहीं भूलेगा। भले ही आप भूल जाओ कि मैंने कहाँ रखा था फ़ोन, लेकिन बच्चा वो तुरंत बता देगा कि फ़ोन इधर है, और क्या पता वो खुद ही उठा के ले आए फ़ोन। तो ये होता है बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस। जैसे यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि बच्चा कोई गेम खेल रहा है या कोई वो है तो वो उसको मतलब वो कर लेता है। अब हमारी नेक्स्ट स्टेज आती है प्री ऑपरेशन स्टेज।
ठीक है। नेक्स्ट इसमें 2 से 7 साल तक बच्चा जो है वो इसमें उसका स्टेज आती है। इसमें क्या होता है, बच्चा सिंबॉलिक थिंकिंग इमर्ज होती है बच्चे के अंदर। बच्चा कोई भी चीज़ देखता है, ठीक है, उससे वो सिंबॉलिक थिंकिंग, जैसे मान लीजिए बच्चे ने घोड़ा देखा, यार टीवी में देख लिया, यार कहीं घूमते फिरते कहीं उसने देख लिया, उसने देखा कि हॉर्स राइडिंग होती है, घोड़े के ऊपर लोग बैठ के घुड़सवारी करते हैं। अब क्या था, वो एक डंडा लेके आया, बैठ गया उसमें और घुड़सवारी करना शुरू कर दिया। बोला पापा मम्मी देखो देखो मेरा घोड़ा घोड़ा घोड़ा, देखो चल मेरा घोड़ा चल मेरा घोड़ा, ऐसे करके वो डंडे के साथ खेलता है। तो ये क्या होता है, ये सिंबॉलिक थिंकिंग, मतलब बच्चा किसी चीज़ को किसी चीज़ से कनेक्ट करता है, मतलब उसके अंदर सिंबॉलिक थिंकिंग इमर्ज हो जाती है। अब दूसरा है लॉजिक चैलेंजेस। अब क्या कहते हैं, लॉजिक चैलेंजेस में क्या होता है कि बच्चे के अंदर रिवर्सिबिलिटी नहीं आती है। बच्चा मतलब चीज़ों को क्वांटिटी वाइज नहीं समझ सकता है। कोई चौड़ी चीज़ है, कोई पतली चीज़ है, उसमें क्वांटिटी दोनों भले ही बराबर है, लेकिन जो चीज़ उसको लंबी दिखेगी उसको वो बोल देगा इसमें चीज़ ज़्यादा है। तो ये जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए एक तरफ हमारे पास नोट की गड्डी है, ठीक है, एक तरफ हमारे पास नोट की गड्डी है और एक तरफ हमारे पास सिक्के हैं। और जब भले ही नोट की गड्डी हमारे पास ज़्यादा है और लेकिन सिक्के उसको ज़्यादा दिखेंगे तो वो कहेगा सिक्के ज़्यादा है। तो ये क्या है, ये उसके अंदर अभी ये चीज़ नहीं आई होती, वो लॉजिक चैलेंजेस से जूझ रहा होता है। अब क्या होता है, इमेजिनेशन फ्लशेस। अब इसमें क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, खेलते हैं, उनको कहानियाँ सुनना पसंद होता है। इस टाइम पे जब बच्चे इस स्टेज में आते हैं, इस स्टेज में बच्चों को क्या आता है, बच्चों के अंदर एनिमिज्म होता है। एनिमिज्म यानी कि बच्चे लिविंग और नॉन लिविंग में फ़र्क नहीं समझते। बच्चे सोचते हैं टेबल लग गई, गिर गया बच्चा, रोने लगा, बस उसकी मम्मी आएंगी कहेंगी लाओ हम टेबल को मार देते हैं, तुम्हें इसने मारा ना, तो मम्मी टेबल को मार दी है। फिर बच्चा खुश हो जाता है, फिर कहता है मम्मी इसको और मारो। तो क्या है ये बच्चे के अंदर लिविंग और नॉन लिविंग में फ़र्क नहीं समझता है वो। अब यही आता है इसमें। अब फिर दूसरी चीज़ आती है ईगोसेंट्रिज्म। इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा ना कि ईगोसेंट्रिज्म होता है। ईगोसेंट्रिज्म मतलब बच्चे के अंदर वो ये सोचता है कि जो चीज़ मुझे पसंद है वो चीज़ सबको पसंद होगी। वो ये नहीं सोचता है कि जो मुझे पसंद है वो सबको पसंद नहीं हो सकती है। नहीं, वो अगर चॉकलेट आइसक्रीम खाएगा तो सबको चॉकलेट आइसक्रीम पसंद होनी चाहिए। अगर वो टीवी में कार्टून देखेगा तो सब टीवी में कार्टून देखेंगे। ये बच्चे के अंदर ये चीज़ रहती है, ठीक है। तो ये हमारा स्टेज जो है प्री ऑपरेशन स्टेज के अंदर ये चीज़ें रहती हैं। और क्या होता है, इसमें कंजर्वेशन होता है। इसमें बच्चा कंजर्वेशन में क्या करता है, वो शेप होते हैं हमारे सर्कल ट्रायंगल, वो इन सबको सही सीक्वेंस में नहीं लगा पाता है, क्योंकि बच्चे की उतनी अभी थिंकिंग डेवलप नहीं हुई होती है। बच्चे का दिमाग अभी उतना ज़्यादा संतुलित नहीं हुआ होता है कि वो उस चीज़ को अभी समझ सके। जैसे कि हमने बच्चे को काउंटिंग सिखाई 1 to 10, अब हमने उसको रिवर्स कर दिया तो बच्चा नहीं बता पाएगा रिवर्स में। जैसे कि हमने बोला उससे 6 + 4 कितना होता है, हमने तो वो नहीं बता पाएगा, लेकिन हम उसे बोले 4 + 6 कितना होता है, वो बता देगा कि 10 होता है। तो ये होता है बच्चे के अंदर रिवर्सिबिलिटी अभी नहीं आती है। तो ये हमारी प्री ऑपरेशन स्टेज थी। अब हम पढ़ेंगे कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, जो कि 7 साल से हमारे 11 साल तक के बच्चों के लिए रहती है। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा इतना तो डेवलप नहीं हुआ होता, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी मैच्योरिटी लेवल आ चुकी होती है। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे के अंदर हाइपोथेटिकल थिंकिंग होती है। हाइपोथेटिकल थिंकिंग में क्या होता है कि बच्चा जो है वो सोचने समझने की थिंकिंग उतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर हम उसे एग्जाम्पल दे के समझाएं, जैसे कि हमने उसको बच्चे को अगर हम मैथ समझा रहे हैं या साइंस समझा रहे हैं तो हम उसको एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं कि ये चीज़ कैसे आई और क्यों आई, तो बच्चा उस चीज़ को अच्छे से समझता है, वो चीज़ अच्छे से वो ग्रैब करता है। तो इसमें बोला है मास्टरिंग कंजर्वेशन। तो चिल्ड्रन क्या होता है, फाइनली समझ जाते हैं कि कैसे शेप, मतलब उनकी वो समझ इस एज में बच्चा शेप भी सही उसमें लगा सकता है। मतलब कि अगर सर्कल है तो सर्कल में लगाएगा, ट्रायंगल में लगाएगा, रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल में लगाएगा। उस शेप की थिंकिंग आ जाती है। रिवर्सिबिलिटी भी आ जाती है कि बच्चा ये समझ जाएगा कि अगर 1 to 10 हमने काउंटिंग बोली तो वो रिवर्स में भी उसको काउंटिंग को बता सकता है। हमने बच्चे को उसको क्वांटिटी की भी इसको समझ आ जाएगी कि अगर ये हम चाहे किसी थिन बॉटल में रखें या किसी थिक बॉटल में रखें, वो समझ जाएगा कि इसमें क्वांटिटी कम है, इसमें क्वांटिटी ज़्यादा है। तो ये चीज़ भी बच्चे के अंदर आ जाती है।
अब इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे के अंदर लॉजिकल थिंकिंग भी आ जाती है, बच्चा लॉजिक लगा के भी अपनी चीज़ें ढूंढ लेता है। अब आता है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में क्या होता है, ये 12 साल से 17 साल तक या 18 साल तक ये स्टेज रहती है। इसमें क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है बच्चे के अंदर जब बच्चा डीपली सोचना शुरू कर देता है। इसमें बच्चे की इतनी क्षमता आ जाती है कि वो हर चीज़ को गहराई तक सोच सकता है, उसमें मैच्योरिटी लेवल भी अच्छी आ जाती है। इसमें अच्छे खासा बच्चा पढ़ाई में भी हो जाता है, मतलब वो लॉजिक से सीखता है। इसमें बच्चा मतलब अगर उसे एग्जाम्पल नहीं भी दिया जाए तब भी वो अपना दिमाग लगा सकता है और सीख सकता है। तो ये हमारा इसमें आ गया। जैसे कि इसमें दे रखा है साइंटिफिक रीजनिंग एंड हाइपोथेटिक्स टेस्टिंग। इसमें मतलब हाइपोथेटिक्स टेस्टिंग मतलब वो अपना खुद का दिमाग लगा के एग्जाम्पल के थ्रू वो उसको लर्न कर सकता है। डिडक्टिव लॉजिक एंड सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें क्या होता है कि वो कैसे, जैसे कि मैथ्स में सम्स आते हैं तो वो कैसे सॉल्व कर लेता है, वो अपना भी दिमाग लगाना वो शुरू कर देता है, उसको हर चीज़ में किसी की हेल्प लेना नहीं ज़रूरी होता है। जैसे इसमें लिखा अंडरस्टैंडिंग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्स्टेंट लाइक मोरालिटी एंड आइडेंटिटी, वो मोरालिटी और आइडेंटिटी का यूज़ करता है। फिर उसमें मल्टीपल पर्सपेक्टिव साइमल्टेनियसली होता है उसमें, ठीक है। तो ये हमारी 4th स्टेज है। अब क्या आता है पियाजे की, ये हमारा जो है ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जो मैंने आपको अक्यूमुलेशन बताया था उसके अंदर ये हमारा प्रोसेस आता है। जो प्रोसेस के अंदर आता है एसिमिलेशन और एक्यूमुलेशन, ठीक है। तो अब आप हमसे पूछेंगे कि ये, अब मैं आपसे पूछूंगी कि एसिमिलेशन एक्यूमुलेशन होता क्या है, कोई बताएगा? नो आंसर, ठीक है, मैं बताती हूँ। एसिमिलेशन क्या होता है, जब बच्चा अपनी प्रीवियस नॉलेज में नई नॉलेज ऐड करता है तो उसको हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। मान लीजिए बच्चे ने एक कुत्ता देखा, काला कलर का कुत्ता देखा उसने देखा कि उसकी 2 कान हैं, मूंछें हैं, पूंछ है, तो वो कुत्ता है, ठीक है। अब वो उसको वाइट कुत्ता दिखा दिया गया, ये देखो ये है, ये क्या है। अब उसने सोचा कि मैंने तो अभी ब्लैक कुत्ता देखा था, अब ये कौन है, तो उसको बताया गया कि ये भी कुत्ता है। तो उसने सोचा, तब उसके दिमाग में ये आई, उसने नई नॉलेज ऐड की कि जब काले कलर का कुत्ता है उसकी भी 2 मूंछें, 2 कान और पूंछ है, वाइट कलर का भी कुत्ता है उसके भी 2 कान, 2 नाक, दो मतलब मूंछें, 2 कान हैं, एक लंबी पूंछ है। तो ये उसने सोच लिया। तो क्या है, उसने अपनी नॉलेज में ये कर लिया कि कुत्ता कोई भी कलर का हो, कुत्ते की मूंछें भी होती हैं, कान भी होता है, पूंछ भी होते हैं, वो कुत्ता होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया एसिमिलेशन। अब आता है एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन क्या होता है? एक्यूमुलेशन वो होता है इसमें बच्चा अपनी प्रीवियस नॉलेज में कुछ मॉडिफाई करता है। जैसे कि अभी कुत्ता देखा उसने, कुत्ते की 2 कान, मूंछें, पूंछ, ठीक है। अब तो कुत्ता तो उसे पता था, लेकिन उसने जब बिल्ली देखी तो उसने उसको कहा ये कुत्ता है। अब वो कुत्ता कैसे हो सकता है, तो उसे बताया गया ये कुत्ता नहीं है, ये बिल्ली है। तब उसने फिर अपने उसमें मॉडिफाई किया कि नहीं, जिसके 2 कान, मूंछें या पूंछ हो वो कुत्ता नहीं होता है, वो बिल्ली भी हो सकती है, ठीक है। तो ये उसने अपनी नॉलेज में अपनी नॉलेज में इसको मॉडिफाई किया, तो इसको कहते हैं एक्यूमुलेशन। अब आता है स्कीमा, ठीक है। स्कीमा से पहले एक वर्ड मैं आपको बताना चाहूँगी जिसको कहते हैं एक्यूबरेशन। एक्यूबरेशन क्या होता है, कोई बताएगा? ठीक है, मैं बताती हूँ। एक्यूबरेशन क्या होता है, जो एसिमिलेशन और एक्यूमुलेशन के बीच में जो संतुलन बनाए रखता है उसको हम लोग कहते हैं एक्यूबरेशन, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं स्कीमा। स्कीमा क्या होता है, इसमें बच्चे अपना जो भी अपने दिमाग में कोई फिट मतलब दिमाग में डाल लेते हैं कि हाँ ये मैंने ये, मान लीजिए जैसे कि बच्चे ने सोच लिया कि बचपन में कि छिपकली है, उससे हमें दूर भागना है, तो उसको डराया जाता है कि छिपकली से दूर रहना, ये काट लेगी, कॉकरोच है इससे दूर रहना, ये काट लेगी। तो ये क्या है, ये बच्चा वो अपने दिमाग में स्कीमा बना लेता है कि नहीं ये इससे मुझे दूर रहना है। तो वही चीज़ उसके, हाँ, तो हम स्कीमा, तो स्कीमा क्या है कि उसने मतलब अपना स्कीमा बना रखा है, किस चीज़ का स्कीमा बना रखा है कि भाई ये चीज़ है, इससे हमें दूर रहना है, ये हमें काट लेगी। तो ये चीज़ क्या है, वो मतलब उसने अपने दिमाग में यूँ कर रखा है कि भाई ये चीज़ है, तो वो चीज़ हमारे बड़े तक रहती है कि ये छिपकली, हम लोग फिर डर के भागते हैं कि भाई ये छिपकली काट लेगी, तो वो चीज़ हमारे दिमाग में वो बैठ जाती है। तो इसको कभी कभी ये बाय बर्थ भी होती है, कभी कभी हम लोग इसको बाद में भी हमारे दिमाग में आ जाती है, तो इसको हम लोग कहते हैं स्कीमा।
अब क्या होता है इंटरप्रेट न्यू इनपुट। इंटरप्रेट न्यू इनपुट में क्या होता है, वही चीज़ जैसे कि आपने एक्यूप्रेशन में पढ़ा था कि नई नॉलेज ग्रहण करना, मतलब नई नॉलेज को ग्रैब करना या कुछ नया रिसर्च करना, इन सब इसमें ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, अब क्या है इम्पैक्ट एंड लेगेसी ऑफ द पियाजे थ्योरी। इसमें इम्पैक्ट क्या पड़ा पियाजे की थ्योरी का, ये देखिए एजुकेशन रिवोल्यूशन। इसने ये बताया है कि ट्रांसफॉर्म टीचिंग मेथड टूवर्ड द चाइल्ड सेंटर। मतलब क्या है, जो हमारी टीचिंग मेथड है वो चाइल्ड सेंटर होना चाहिए। कि जब चाइल्ड जो भी अभी हमारा जितना भी NEP जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो जो बनी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसको क्या किया गया, उसको चाइल्ड सेंटर रखा गया है। चाइल्ड सेंटर क्यों रखा गया, क्योंकि बच्चे के हिसाब से देखकर ही हम लोग अपनी पॉलिसी बनाते हैं कि अगर बच्चे को इस चीज़ की ज़रूरत है तो ये चीज़ उनके पास होनी चाहिए। ये बच्चे अगर बुक से ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं या टेक्नोलॉजी से ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं या खेल के पढ़ना चाहते हैं, उनको मारना पीटना नहीं चाहिए। तो ये बच्चों की ख्वाहिश देख के ही रखा गया है, इसीलिए हम लोग कहते हैं चाइल्ड सेंटर। ठीक है, अब साइंटिफिक फाउंडेशन, इसमें क्या है इंस्पायर्ड इंटायर फील्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट एंड कॉग्निटिव साइंस रिसर्च। इसमें क्या है, इसमें साइंस रिसर्च से रिलेटेड जितना भी है, इस साइंटिफिक फाउंडेशन जितनी भी डेवलपमेंट हुई है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट वो साइंटिफिक फाउंडेशन के हिसाब से हुई है। ठीक है, अब एक्नॉलेज लिमिटेशन एंड्योरिंग नॉलेज, ये इतना नहीं है। जैसे एंड्योरिंग इन्फ्लुएंसेस में क्या, डिस्पाइट क्रिटिसिक्स पियाजे वर्क्स रिमेन फाउंडेशन अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड डेवलपमेंट। मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट का मेन फोकस था कि पियाजे का मेन फोकस था चाइल्ड डेवलपमेंट। मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट में मतलब उन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर ही देख के ये चीज़ रखी गई है। अब क्या हुआ, क्रिटिसिज्म एंड मॉडर्न पर्सपेक्टिव। मॉडर्न पर्सपेक्टिव क्या, अर्लियर एबिलिटीज़। अर्लियर एबिलिटीज़ में क्या है, research shows that some children demonstrate cognitive abilities earlier than Piaget's stages. Continuous development may be more continuous fluid rather than occurring distinct. जैसे कि हमारे पियाजे हैं, उन्होंने बोला कि जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, जो हमारा डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। कंटिन्यूस प्रोसेस उन्होंने इसलिए बोला कि डेवलपमेंट जो है हमारा एज के हिसाब से बढ़ता रहता है। ठीक है, आज हम 2 साल के हैं, कल 10 साल के हैं, 15 साल के हैं, 20 साल के। आप देखिएगा जो 10 साल का बच्चा है उसको 20 साल से कंपेयर करिएगा, उसके डेवलपमेंट में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आपको बहुत फ़र्क दिखेगा। उसके मैच्योरिटी लेवल में आपको अंतर दिखेगा। वो कितना जब हिसाब से डेवलपमेंट होता रहता है उस हिसाब से उसकी मैच्योरिटी लेवल भी बहुत बढ़ती रहती है। तो ये हमारा डेवलपमेंट में बताया। लेकिन जो इनका क्रिटिसिज्म था वो ये था, वो मानते थे कि जो उन्होंने 4 स्टेजेस दिए उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है। पर ये तो गलत है, चेंज क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों, जो 4 स्टेजेस हैं ज़रूरी नहीं है कि वो वैसे ही रहेंगी। अगर बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए तो वो स्टेज चेंज हो सकती है। क्या पता कोई बच्चा जल्दी ग्रैब कर ले हर चीज़, जैसे कि उन्होंने 2 साल के बच्चे थे, 2 साल का बच्चा था एक सेंसी मोटर्स के, उन्होंने 4 स्टेज, जैसे कि 2 साल से 7 साल के बच्चे को बोला। अब 2 साल से 7 साल वाले बच्चे को अगर अच्छा इन्वायरमेंट मिला, जैसे कि एडुकेटेड लोग मिले, टेक्नोलॉजी मिली उसे, और भी अच्छा उसको मतलब कुछ मिला, तो वो ज़रूरी है जो वो 10 साल के बाद सीखे, क्या पता वो 5 साल में 7 साल में सीख ले। तो ये क्या होता है, ये 4 स्टेजेस में चेंज नहीं हो सकता। जो उन्होंने बोला था वो गलत है, इसीलिए क्रिटिसाइज़ हुआ है, इसीलिए उनकी स्टोरी को क्रिटिसाइज़ किया गया है। अब बोला वाई पियाजेस मैटर टुडे। ठीक है, आप पियाजे क्यों मैटर करते हैं। ठीक है, तो पहला है एजुकेशनल एप्लीकेंट्स, अंडरस्टैंडिंग कॉग्निटिव स्टेजेस हेल्प एडुकेटर टेलर्स इंस्ट्रक्शन टू मैच चिल्ड्रंस डेवलपमेंट थिंकिंग पैटर्न। फॉस्टरिंग ग्रोथ, उनकी ग्रोथ पर डेवलप करता है कि वो जिस तरह ग्रोथ होती है उसी तरह उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। एजुकेशन एप्लीकेशंस उनको मतलब अगर सही टाइम पे एप्लीकेबल होगी, अवेलेबल होंगी तो वो उस हिसाब से काम करेंगे। जैसा कि हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने उसमें कोट किया है कि चिल्ड्रंस आर नॉट लेस इंटेलिजेंट दैन एडल्ट, दे थिंक डिफरेंटली। मतलब उन्होंने ये बताया कि बच्चे जो हैं वो बड़ों से इंटेलिजेंट कम नहीं होते हैं, वो उतने ही इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन बस वो सोचते थोड़ा डिफरेंट है। अगर जो हमारे जो बड़े लोग हैं वो थोड़ा ज़्यादा सोच लेंगे, लेकिन जो बच्चे हैं वो सोचते उतना ही है लेकिन थोड़ा अलग सोचते हैं, वो अपनी मैच्योरिटी के हिसाब से सोचते हैं। तो वही एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है, जो मतलब पियाजे कहना चाहते थे अपनी स्टेजेस को लेके। तो यहीं से हम अपना थैंक यू कहना चाहेंगे।
एनी क्वेश्चंस फॉर यू? आपके साइड से कोई क्वेश्चंस हैं? ठीक है, तो हम ये पूछना चाहेंगे कि जो थ्योरी है वो क्या, हम इस थ्योरी को क्या बोलेंगे? अच्छा बताइए, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होगा? रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या आएगा? रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या होगा? ये एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, ठीक है। इसमें बच्चा अकेले कुछ भी ना कुछ सोचता रहता है, कुछ ना कुछ अपने आप में दिमाग लगाता रहेगा, सोचता रहेगा, कुछ रिसर्च करता रहेगा, तो ये हमारी होगी रेडिकल थिंकिंग, ठीक है। और जो पियाजे ने जो कहा है, उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो बच्चे में जो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, कुछ इनका जेनेटिक भी होता है, जेनेटिक एपिस्टोलॉजी होती है। जेनेटिक एपिस्टोलॉजी क्या मतलब कि बच्चों में कुछ चीज़ें जेनेटिक आती हैं, मतलब जैसे कि किसी के मम्मी पापा ज़्यादा अच्छे मतलब टैलेंटेड हैं, तो वो चीज़ जेनेटिक भी बच्चों में ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी जेनेटिक एपिस्टोलॉजी होती है। और क्या होता है, जो पियाजे का मानना था वो ये था कि डेवलपमेंट जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, मतलब डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं चलता रहता है, वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। तो ये हमारा जो पियाजे का मानना था कि जो वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। और क्या हुआ, उन्होंने माना है कि जो टीचर होता है, ठीक है, टीचर जो होता है वो एक तरह का फैसिलिटेटर होता है, मतलब कि टीचर जो है वो एकदम वो फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, और जो बच्चों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से टीचर का काम है कि जो बच्चे की नीड है उस हिसाब से वो फैसिलिटी प्रोवाइड करे, इसलिए टीचर को ऐसा फैसिलिटेटर कहा गया है, ठीक है। और उन्होंने मेन चीज़ ये कहा है, जब टीचिंग होती है, टीचिंग में बच्चे का पैसिव इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। पैसिव मतलब कि बच्चा शांत नहीं रहना चाहिए, मतलब बच्चे का इन्वॉल्वमेंट एक्टिव होना चाहिए। अगर जब बच्चे का इन्वॉल्वमेंट एक्टिव होगा तभी वो मतलब उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जब टीचर और स्टूडेंट का जब इंटरेक्शन होता है तो बच्चे ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, और बच्चों को उस दिमाग लगता है कि टीचर ने कुछ पूछा तो वहाँ से एक्टिव रिस्पॉन्स जब आता है तो बच्चा उस चीज़ में अच्छा रिस्पॉन्स देता है और उस चीज़ में उसका दिमाग भी काम करता है। तो इसलिए एक्टिव मतलब इसमें एक्टिव रिस्पॉन्स बोला है उन्होंने कि एक क्लास में पैसिव नहीं होनी चाहिए, एक क्लास में एक्टिव रहना चाहिए, मतलब एक्टिव रिस्पॉन्स आना चाहिए बच्चों की तरफ से। तो ये उन्होंने बोला है और उन्होंने ये भी बताया था कि जो चिल्ड्रंस होते हैं, चिल्ड्रंस आर दी बिल्डर्स ऑफ द नॉलेज। जो चिल्ड्रंस होते हैं वो नॉलेज के बिल्डर्स होते हैं, यानी कि चिल्ड्रंस जो होते हैं वो बच्चों को मतलब एक तरह का मतलब अपनी नॉलेज को बिल्ड करते हैं, मतलब पहले थोड़ी कम है, फिर बड़ी है, फिर बड़ी, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, ऐसे वो अपनी नॉलेज को बिल्ड करते हैं, ठीक है। तो मैं अपनी क्लास को यहीं ख़त्म करना चाहूँगी, और किसी को कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो यहीं से मेरी क्लास ख़त्म होती है। थैंक यू।